टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे इस क्लास में। और प्रैक्टिस सेट 9 है आज हमारा। और बिल्कुल गाइज यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड डीटी प्लस भी कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो बहुत खास आपके लिए वीडियो है। हर सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रामर, वोकेब, लिटरेचर और आपके लैंग्वेज सभी तरीके के क्वेश्चन मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में डाले हुए हैं जो आपको जो बेस है वो उसको जो है थोड़ा मजबूत बनाएंगे और अच्छा महसूस कराएंगे आपको। आप देखिएगा अगर इसमें आप अच्छा कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में भी अच्छा करेंगे। ठीक है, तो जांचिए अपने लेवल को, देखिए कितने पानी में हैं आप। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जुड़ जाइए मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है आज हमारे पास में पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पर। ठीक है, विल्ड कैट स्ट्राइक का क्या मतलब होता है? देखिए, विल्ड कैट स्ट्राइक का मतलब होता है स्ट्राइक नॉट अटैक्ड बाय द ट्रेड यूनियन। ठीक है, कहाँ पे जाएंगे आप? बी ऑप्शन। कुछ गड़बड़ हो रही है गाइज, एक सेकेंड रुक जाइए बस आप। हाँ, कहाँ पे थे हम? बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। स्ट्राइक नॉट अटैक्ड बाय द ट्रेड यूनियन इस इडियम का मतलब होता है। विल और द विस्प, ये डबल आई नहीं है गाइज, सॉरी। हाँ, ये आपका WI है, ये गलती से ना ये आई बन गया दूसरा भी बेचारा, तो आप इसको LL आप जाने। तो विल और द विस्प आप इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब हो जाएगा आपका एनीथिंग विच एल्यूड्स और डिसीव्स, टू एक्ट इन चाइल्डिश वे, टू एक्ट इन अ फुलिश वे, टू हैव डिजायरस अनबैक्ड बाय ऑफर्स। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एनीथिंग विच एल्यूड्स और डिसीव्स, विल और द विस्प होता है। वुल गैदरिंग, देखिए वुल गैदरिंग का मतलब होता है कि ऊन इकट्ठा कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है भाई? करना कुछ ना पड़े, भेड़ें नहीं पाली हैं, कुछ किया नहीं है, उनका ऊन इकट्ठा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाता है एक तरीके से टू इंगेज इन आइडल और एमलेस डे ड्रीमिंग, है ना। आइडल जब पड़े पड़े ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं तो उसको आप वुल गैदरिंग करना कह सकते हैं। बिटवीन स्किला एंड ये क्या हो जाएगा आपका? कैरेब्डिस। तो ये हो जाएगा आपका बिटवीन टू बिल्स, बिटवीन टू रिवर्स, बिटवीन टू एनिमीज या फिर बिटवीन टू डेंजर्स। क्या बनेगा इस इडियम का मतलब? तो ये बनेगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि बिटवीन टू डेंजर्स यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। What is the course of the life of mortal man of the earth? Nothing and then they die, perish and no one asks. तो ये बहुत प्यारी सी लाइन्स है गाइस, यूपी पीजीटी 2021 में आ चुकी हैं और ये आपको बताना है कहाँ से हैं। तो इसमें आपका बन जाएगा रग्बी चैपल गाइज। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड का रग्बी चैपल आपका बन जाएगा। मैथ्यू अर्नोल्ड कब पैदा हुए थे? 1822 में पैदा होकर के 1888 में इनकी डेथ हो गई थी। विक्टोरियन पोएट इनको कहा जाता है और 19th सेंचुरी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज ये जो इनकी रग्बी चैपल है, ठीक है, ये किसके बारे में? एक फेमस एलिजी है और ये इनके फादर के बारे में, थॉमस अर्नोल्ड के बारे में इन्होंने लिखी थी। ठीक है, इन द स्कॉलर जिप्सी, द स्कॉलर जिप्सी इज, ये जो इनकी पोयम है द स्कॉलर जिप्सी, इसमें जो ये स्कॉलर जिप्सी है ये कौन है? क्या मैथ्यू अर्नोल्ड खुद है, या फिर अ नेटिव बॉर्न जिप्सी है, या फिर अ फॉर्मर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, या अर्नोल्ड्स फ्रेंड? तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि अ फॉर्मर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट। Who believes that poetry has significant use in the process of knowledge creation and progression of human beings? यहाँ पे बताइए क्या बनेगा आपका, किसकी है ये गाइज? Who believes that poetry has significant use in the process of knowledge creation and progression and humor? तो गाइज बिल्कुल ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, मैथ्यू अर्नोल्ड। बिल्कुल मैथ्यू अर्नोल्ड आपका बन जाएगा। और इसको अगर आप जाने तो ये कहाँ से है? तो ये आपका स्टडी ऑफ पोएट्री है ना, स्टडी ऑफ पोएट्री में से है ये लाइन। ठीक है, और ये आपका कब आई थी? ये आपकी शायद इनकी डेथ के ईयर में ही पब्लिश हुई थी। ठीक है, विच ऑफ द पोएम्स इंक्लूड्स अ कॉरिक सॉन्ग? कौन सी पोएम के अंदर आपको कॉरिक सॉन्ग मिलता है ये बताना है फटाफट से। तो देखिए कॉरिक सॉन्ग की अगर हम बात करें तो ये हमारा इंक्लूड रहता है ऑप्शन डी, इनमें से लोटस ईटर्स। अच्छा, किसकी है लोटस ईटर्स? ये आपकी टेनिसन की है, टेनिसन की है। और टेनिसन का जो लाइफ स्पेन था वो 1809 से लेकर के आपका 1892 तक था। ये बिल्कुल याद रखिएगा। हर एक पोएट और जो क्रिटिक है या फिर जो भी आपके नॉवेलिस्ट हैं सभी के आपको याद रखने हैं जो लाइफ स्पैन है। ठीक है, जन्म मरण सभी जो है याद रखने हैं आपको। डेफिनेटली गाइज एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, चलिए
द लोटस ईटर्स इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है इनका ये वर्क? तो ये गाइज होमर्स के ओडिसे पर बेस्ड है। ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, बाकी आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये बुक 9 जो होमर्स ओडिसे की बुक 9 है उस पे बेस्ड है ये स्टोरी। जेराल्ड मैनले हॉपकिंस, यानी कि जिसको हम जीएम हॉपकिंस कहते हैं, उनका ये पूरा नाम है जेराल्ड मैनले हॉपकिंस। तो डिस्क्राइब्ड अल्फ्रेड टेनिसन पेजोरेटिवली एज आ डैश बिकॉज ऑफ व्हाट हॉपकिंस कंसिडर्ड हिज अनइंस्पायर्ड पोएट्री। तो शूडो हेलेनिस्ट्स, परनेसियन, ठीक है, मालाप्रॉपिस्ट या फिर डायनोसियनिस्ट, बताइए। तो यहाँ आपका बन जाएगा ये बी ऑप्शन, ठीक है, परनेसियन, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे गाइस, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉम्स बाय टेनिसन बिगिंस विद द वर्ड्स आई हेट, इनकी कौन सी पोयम है जो इस वर्ड से स्टार्ट होती है आई हेट? तो ये बन जाएगा आपका बी, यानी कि मॉड। मॉड जो इनकी पोयम है, जो कि कब कंपोज तो हो गई थी 1854 में। 1854 में जो है ये मॉड कंपोज हो गई थी, लेकिन पब्लिश्ड जो हुई थी ये 1855 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, जब इनका जो है एक अदर पोएम्स का के साथ ये 1855 में पब्लिश हो गई थी, ठीक है। चलिए, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगनिस्ट? सैमसन एगनिस्ट जो है वो किस तरीके का एक वर्क है? क्या ये है? एपिक है, लिरिकल ड्रामा है, या फिर शॉर्ट स्टोरी है? क्या है ये गाइज? तो देखिए, सैमसन एगनिस्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ये आपका बन जाएगा क्या? वर्स प्ले बन जाएगा, है ना, वर्स प्ले है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन, तो यहाँ पे क्या लगा है ये इसके बीच में, जो इसको क्या कहते हैं गाइज? कॉलन, सेमी कॉलन, कॉमा, या फिर इन्वर्टेड कॉमा, क्या कहते हैं इसको? तो इसको गाइज हम कहते हैं सेमी कॉलन, यानी कि बी ऑप्शन। आर्ट इज नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड डैश लीजर, तो यहाँ पे बताइए कौन सा आएगा? आर्ट इज नॉट एन एक्टिविटी विद एसोसिएटेड, एसोसिएटेड के साथ ऑलवेज विद आता है, बी ऑप्शन पे आप जाइए बिना किसी दिक्कत के। वी गेट आउट डैश लाइफ जस्ट व्हाट वी पुट इनटू इट, तो आउट, गेट आउट के साथ क्या आप यूज़ करेंगे यहाँ पर? तो देखिए आपका हो जाएगा गेट आउट ऑफ लाइफ, है ना, और कोई नहीं सुटेबल है, सी हो जाएगा हमारे पास। द लॉ इज नॉट कंसर्न्ड डैश पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द एक्यूज्ड, जो लॉ है वो किसी भी एक्यूज्ड के, दोषी के पॉलिटिकल स्टेटस के बारे में नहीं सोचता है, उसके बारे में चिंता नहीं की है लॉ ने कभी भी। तो ये यहाँ पे बताइए क्या आएगा? फॉर, इन, अबाउट, या फिर ये ऑफ। तो देखिए आपको भी दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, और ये आपका 4 बन जाएगा फॉर पॉलिटिकल स्टेटस, ठीक है, 4 आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्या है हमारा? ए ऑप्शन है इसमें। बॉब कैन रन 100 मीटर्स डैश 20 मिनट्स, तो एट अबाउट, इन अबाउट, तो इन अबाउट आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ शॉर्ट प्ले बाय थॉमस हार्डी, इनमें से कौन सा प्ले जो उसका मतलब थॉमस हार्डी का शॉर्ट प्ले नहीं है, ये आपको बताना है। अच्छा, थॉमस हार्डी का लाइफ स्पैन अगर याद है तो आप एक बार रिमाइंड कर लीजिए अपने माइंड में। तो देखिए 1840, एक सेकेंड ना, 1840 में ये पैदा हो गए थे और 1928 में इनकी डेथ हो गई थी। याद रखिएगा थॉमस हार्डी का ये लाइफ स्पैन है। अच्छा, लाइफ स्पैन हो गया। अब क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बन रहा है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए ये हो जाएगा आपका द डायनेस्ट, बी ऑप्शन, क्योंकि ये जो द डायनेस्ट है जो कि आया था 1845 में, 1845 में आया था ये। तो जो डायनेस्ट है इट वॉज हार्डीज लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल है ये, ठीक है, लास्ट कंप्लीटेड नॉवल है। क्या कह रही हूँ यार मैं, सॉरी गाइस, है ना। ये है डायनेस्ट इनके द्वारा, थॉमस हार्डी के द्वारा, है ना। जो डायनेस्ट है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज क्लोजेट ड्रामा है वर्स में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो हार्डी ने खुद डिस्क्राइब किया है अपने इस वर्क में एन एपिक ड्रामा ऑफ द वॉर विद नेपोलियन इन 3 पार्ट्स, ठीक है। तो ये आप जान गए हैं कि एक शॉर्ट स्टोरी है ये, इनका वर्स मतलब ये क्या है, शॉर्ट स्टोरी बाय, मतलब नॉट अ शॉर्ट स्टोरी का ना, तो डायनेस्ट जो है वो शॉर्ट, सॉरी मैं कुछ अपोजिट ही बोल रही हूँ, सॉरी गाइज, पता नहीं क्या हो रहा है। ये एक शॉर्ट स्टोरी नहीं है, डायनेस्ट जो है इनका वर्स प्ले है, ठीक है, वर्स ड्रामा भी आप इसको कह सकते हैं।
वेडन प्रायर्स इन हर डेज द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज अ हेट्रसर, प्लेन फार्म टाउन, अ चर्च क्वारलसम। हेट्रसर तो आप किसको कहेंगे, जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज बना था ना, उसी को तो कहेंगे हेट्रसर, तो इनको थोड़ी कहेंगे, है ना, हैंकड़ को कहेंगे हेट्रसर। तो यहाँ ये बी ऑप्शन बनेगा, प्लेन फार्म टाउन को जो है यहाँ पे कहा गया है मेडन प्रायर्स। ओके, वेडन। विच हैज़ द फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल बाय थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी के द्वारा कौन सा इनका पहला पब्लिश्ड नॉवल है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि डेस्परेट रेमेडीज जो है ये इनका पहला पब्लिश्ड नॉवल है। और इसके बारे में आपको, हाँ, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, ठीक है, ये कब ये, हाँ, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज कब आया था गाइस, ये इनका, अच्छा पहले तो डेस्परेट रेमेडीज़ को ही बता देती हूँ, ये आपका आया था 1871 में, सबसे पहले इनका पब्लिश्ड वर्क है ये। इसके बाद 1872 में अंडर द ग्रीनवुड ट्री आया था, सीरियल याद कर लीजिए, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। आ पेयर ऑफ ब्लू आइज जो था वो 1873 में आया था, और फार फ्रॉम द मडिंग क्राउड 1874 में। ये लगातार 4 इनके जो है नॉवल हैं, इनको आप बहुत अच्छे से गाइज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इनमें से कैरेक्टर भी पूछे जाते हैं और इनकी डेट वगैरह भी पूछ ली जाती है, ठीक है। आई बियर नो मैलिस एनीबडी, बताइए क्या होगा इसमें, आई बियर नो मैलिस एनीबडी। देखिए, इसमें आपका आना चाहिए अगेंस्ट, क्योंकि बुरी भावना है तो वो तो अगेंस्ट ही बनना चाहिए किसी के प्रति, है ना, एनीबडी किसी के प्रति, आई बियर नो मैलिस। टिक द करेक्ट वन, इनमें से सही बताइए कौन सा होगा। राम आस्क्ड श्याम हाउ आर यू, राम आस्क्ड श्याम हाउ ही वॉज, राम आस्क्ड टू श्याम हाउ ही वॉज, या फिर राम आस्क्ड टू श्याम हाउ वॉज ही, कौन सा बनेगा इसमें यहाँ पर आपका, ठीक है गाइस, फटाफट से बताइए, सोचिए कौन सा बनना चाहिए। तो डेफिनेटली ये बनेगा राम आस्क्ड श्याम हाउ ही वॉज, है ना, ये होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आउट आउट ब्रीफ हैंडल, ये लाइन बताइए कौन से शेक्सपियर के प्ले के अंदर है। मैकबेथ, कॉमेडी ऑफ एरर्स, टाइपो मेरे से इतने क्यों होते हैं, कॉमेडी ऑफ एरर्स, मच एडू अबाउट नथिंग, या फिर नन, इनमें से कोई भी नहीं है। तो मैं, ये हो जाएगा आपका मैकबेथ का, ठीक है, मैकबेथ का हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है गाइस। ओके, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ इस लाइन के बारे में आपको, क्या बताऊँ, हाँ देखिए, इसमें ना ये पूरी लाइन नहीं दी है बस, और हैंडल थोड़ी कैंडल है गाइस, ये सॉरी मैं यही तो कह रही हूँ, टाइपो इतने क्यों हो रहे हैं यार, कैंडल, ठीक है, कैंडल। तो इस, ये पूरी लाइन बता देती हूँ, लाइफ बट अ वॉकिंग शेडो, ये वाली लाइन इसी में है, दिक्कत मत लीजिएगा कभी आप। और अ पुअर प्लेयर दैट स्टार्ट्स एंड फ्रेट्स हिज आर अपॉन द स्टेज एंड इज हियर्ड नो मोर, ये आगे तक की लाइन है, और विलियम शेक्सपियर के द्वारा है, फ्रॉम मैकबेथ, ठीक है। चलिए, अच्छा, डू नॉट मेक अ नॉइज़, इसका बताइए आप पैसिव कैसे बनाएंगे, डू नॉट मेक अ नॉइज़। आसान सा है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आसान सा क्वेश्चन है। तो डू नॉट मेक अ नॉइज़ आपका बन जाएगा यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज़, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया का जो फिजिकल फीचर है उसको क्या कहते हैं, तो देखिए गाइज, उसको कहते हैं हम लोग टॉपोग्राफी। ज्योग्राफी आपको पता है, ठीक है, सोशियोलॉजी आपको पता है, और काउंटर, ठीक है। चलिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंजी, फंजी की जो साइंटिफिक स्टडी है वो क्या कहलाती है, तो आसान सा है ये भी, आई थिंक ये आपका माइकोलॉजी हो जाएगा, फंगस की, फंजी की। और बॉटनी आपको पता है, जो फिजियोलॉजी बॉडी वगैरह सी होता है, जूलॉजी आपका एनिमल्स वगैरह का हो जाएगा, बॉटनी आपका वनस्पति इस टाइप का रहता है, ठीक है। म्यूजिक संग और प्लेड एट नाइट बिलो अ पर्सन्स विंडो, अगर किसी व्यक्ति की विंडो के नीचे म्यूजिक गाया गया है या फिर रात में, तो उसको क्या कहते हैं, सेरेनेड, सोनेट, लिरिक, प्रीमो, तो ये क्या कहलाता है गाइज, सेरेनेड। ओके, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं आपको ढूंढने से भी। हु कंसीडर्स, और लाइक शेयर आप फिर भी नहीं करते हो, कर दीजिएगा, ये कुछ नहीं ज़्यादा है, प्लीज़ एक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। रुका पड़ा है सब मामला, ठीक है, आप ही चलाएंगे आगे, प्लीज़ गाइज, ये रिक्वेस्ट है छोटी सी मेरी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा दीजिए वीडियो को। ओके, एक एक लाइक कर दीजिए जो भी आप लोग देख रहे हैं। हु कंसीडर्स क्रिटिसिज्म टू बी डिसएमिनेशन ऑफ आइडियाज़ एन अनप्रेजुडाइज्ड एंड इम्पार्शियल एफर्ट टू स्टडी एंड स्प्रेड द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड, तो ये किसकी स्टेटमेंट है, मैथ्यू अर्नोल्ड, आई ए रिचर्ड, एफ आर लेविस, या फिर टी एस इलियट।
बिल्कुल आपकी टी.एस. इलियट जी की है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ, टी.एस. इलियट से नो दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, टी.एस. इलियट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन इज काउंटर्ड बाय हेरोल्ड ब्लूम्स। बताइए इसमें क्या आएगा, हेयर बाई और पैराफ्रेज, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, अफेक्टिव फैलेसी या फिर डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो गाइज ये जो है आपका आई थिंक क्या बनना चाहिए यहाँ पे, मुझे लग रहा है जो ये आपका बनना चाहिए एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, है ना। एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस लग रहा है मुझे तो, हाँ यही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। The poet's mind, in fact, are receptacle for seeking and storing up numberless feeling, phrases, images, which remain there until all the particles which can unite to form a new। बताइए, form a new। वॉल्टर पेटर्स एप्रिसिएशन से है, मैथ्यू अंडर्स स्टडी ऑफ पोएट्री, टी.एस. इलियट्स ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, या फिर जॉन रस्किन्स मॉडर्न पेंटर्स। तो ये भी आपका किससे होगा, टी.एस. इलियट के ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से हो जाएगा। कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है गाइस। क्या बोला मैंने, द पोएट्स माइंड इन फैक्ट आर रिसेप्टेबल फॉर सीकिंग, मतलब हमेशा रिसेप्टेबल रहता है सीकिंग के लिए, मतलब खोज करने के लिए, चीज़ों को, नई नई चीज़ों को ढूंढने के लिए, एंड स्टोर करने के लिए अपने अंदर अब नंबरलेस अनगिनत फीलिंग्स को, फ्रेजेस को, इमेजेस को, विच रिमेन देयर अंटिल ऑल द पार्टिकल्स विच कैन यूनाइट टू फॉर्म अ न्यू, है ना, ताकि सारे पार्टिकल्स मिल करके एक नई चीज़ को पैदा कर सके, नया रूप ले सके। तो ये इसकी थोड़ी सी मतलब हो जाता है। तो इसको गाइस याद रखिए बिल्कुल अच्छे से, ऐसे याद करके आप रख सकते हैं। और ये ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट आपका आया था 1999 में। ओके, इसकी डेट्स भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इनका जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म था, एसे ऑन पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म, ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आपका 1920 में आ गया था। इसको भी इसके साथ याद रखिए कि दोनों इनकी डेट्स पूछी जा सकती है। ओके, चलिए गाइस, यही था हमारा सफ़र आज का, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं। DT+P की बहुत बढ़िया सी तैयारी शुरू कर दीजिए, जहाँ से भी जो भी पढ़ सकते हैं फटाफट से गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करिएगा। बस ये पढ़िए, मतलब ये सोचने में कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, बस कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर दीजिए, और बिल्कुल, है ना। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस, पढ़ते रहिए, है ना।